नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं शीरी। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से प्राप्त कर सरकार बनाने का मार्ग किया प्रशस्त। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ आयोजन। नवोदय विद्यालयों में प्रवेश के इच्छुक छात्र छात्राओं के लिए आज गोरखपुर में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर हुई प्रवेश परीक्षा। विगत 7 दिनों से चल रहा टेराकोटा आभूषण कलाकारी प्रशिक्षण कार्यशाला का आज हो गया समापन। और अब गतिविधियां विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त कर लिया है। 70 सीटों में भाजपा को 48 जबकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी को 22 सीटें मिली हैं। चुनाव में कांग्रेस और अन्य पार्टी को एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई। प्रदेश के मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वहां भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने सपा के अजीत प्रसाद को भारी मतों से पराजित किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी के कार्यालय पर जीत का जश्न मनाते हुए एक दूसरे को बधाई दी और खुशियां मनाई। तो निश्चित ही दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई कि दिल्ली की जनता ने भी तय किया है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सहित देश का विकास हो रहा है उसी के रास्ते पर दिल्ली की जनता भी चलना चाह रही है। निश्चित ही ऐतिहासिक जीत के लिए दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई। और मिल्कीपुर विधानसभा में जिस प्रकार से ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हुई है, यह एक साफ संदेश है कि 2027 में पुनः योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर दिल्ली वासियों को बधाई देते हुए कहा कि अब झूठ और लूट की राजनीति पर विराम लगेगा। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि 11 साल से दिल्ली में भारी अव्यवस्था थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम और उत्तर प्रदेश की अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं, उनकी विजय है। मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, रणनीतिकार के रूप में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी समेत केंद्रीय नेतृत्व को 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिलाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम हुआ है। अब हमारा राष्ट्रीय राजधानी भी विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ दिल्ली वासियों को प्रदान करने में सफल होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने और आम आदमी पार्टी की शिकस्त पर विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं मिली हैं। दिल्ली की
जनता ने जो जनादेश दिया है उसको हम लोग सिरोधार्य करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहते हैं कि आप लोग बहुमत से दिल्ली की सत्ता संभाल रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल जी ने शुरुआत की, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिलाओं को बसों में यात्रा फ्री, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं आप चलाते रहेंगे और जिन बातों का आपने वादा किया, अपने एजेंडे में रखा, उनको पूरा करेंगे। ऐसा ना हो कि देश में जैसे अन्य जगह पे आप लोगों ने जुमलेबाजी किया, वैसे दिल्ली की जनता को भी जुमलेबाजी में फंसा करके और ये कह दें कि ये तो जुमलेबाजी होती है चुनाव जीतने के लिए। उम्मीद है कि आप जमुना जी को साफ करेंगे, दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करेंगे और जो भी आपने वादे किए हैं उसको पूरा करेंगे। निश्चित ही दिल्ली की ऐतिहासिक जीत हुई है। 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में फिर सरकार बनने जा रही है। दिल्ली की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के विकास के मॉडल को स्वीकार किया है, क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर अराजकता थी, गुंडई थी, वहाँ आम आदमी पार्टी के नेताओं के गलत कार्य थे, कब्जा करना, इधर ऑफिसों में किसी प्रकार अधिकारियों को काम नहीं करने देना, उनका पूरा उद्देश्य था कि दिल्ली के विकास को कहीं न कहीं रोक के रखना। मिल्कीपुर में सपा बहुत दमदारी से लड़ी, कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत ही मजबूती से लगे रह गए। आज जो वोट मिला है वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस तदमन धन से सपा के साथ समर्थन में रही और हार की बात हारी कैसे, अब सपा के लोग जाने और उनके कार्यकर्ता जाने। दिल्ली में चुनाव कार्यकर्ता कांग्रेस के तन मन धन से लगे रहे। 12 से 15 सीटों पर दमदारी से कांग्रेस लड़ी है और जो वोट आए हैं वो वोट कांग्रेस के कार्यों का आया है। रही जीत हार की बात, तो जीत हार तो लगी रहती है। भले हम हार गए लेकिन अपनी हार अभी नहीं मानने वाले हैं। मिल्कीपुर के अंदर लोक हारा है और तंत्र जीता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने सभी तंत्र का इस्तेमाल करके इस चुनाव को जीतने के लिए शाम दाम दंड भेद सभी का इस्तेमाल किया है। लेकिन पीडीए की ताकत न कल कमजोर थी, न आज कमजोर है, न आने वाले दिनों में कमजोर होगी। लगातार पीडीए की ताकत बढ़ेगी और आने वाली 27 इसी पीडीए का होने वाला है। और जहां तक चुनाव दिल्ली विधानसभा का है, दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। आम आदमी पार्टी चुनाव हारी है। दिल्ली की जनता का जनादेश स्वीकार है और लगातार समाजवादी पार्टी उन लोगों को ताकत देने का काम करेगी जिसके साथ अन्याय अत्याचार होगा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद में अमेठी यूनिवर्सिटी राजस्थान, विकसित भारत अभियान और चितकारा विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मानसिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण तथा साक्षरता विषयों पर एक चर्चा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई विदेशी विशेषज्ञों ने ऑनलाइन प्रतिभागिता दर्ज कराई। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद की एक योजना है जिसमें वर्ष 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जाना है। ये आज हमारे यहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है मेंटल हेल्थ, न्यूट्रिशन और हाइजीन के ऊपर यूथ में, और विकसित भारत 2047 ICCR की योजना है। एक परियोजना है हमारी शोध परियोजना, उसके अंतर्गत ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसमें 3 विभाग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। आपका लॉ डिपार्टमेंट, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट और सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट। साइकोलॉजी से विस्मिता पालीवाल हैं प्रोफेसर हमारे यहाँ, उसके बाद लॉ से आशीष शुक्ला जी हैं और सोशियोलॉजी से मनीष पांडे जी हैं, काम कर रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। 2 यूनिवर्सिटीज़ और जुड़ी हुई हैं हमारे साथ में। चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब जुड़ी हुई है, अमेठी यूनिवर्सिटी राजस्थान जुड़ी हुई है। और सोचिए कि 5 विभाग
3 इंस्टीट्यूशन और ये सब मिल के काम कर रहे हैं हमारे ये मेंटल हेल्थ और हाइजीन और न्यूट्रिशन पे, और तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हमारे छात्रों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, और विकसित भारत की ओर हम लोग जा रहे हैं। जनपद के नवोदय विद्यालयों में प्रवेश के इच्छुक छात्र छात्राओं के लिए आज गोरखपुर में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा केंद्रों से परीक्षा के उपरांत छात्र छात्राओं ने एफिडेविट टीम से बातचीत करते हुए कहा कि प्रवेश परीक्षा में गणित के प्रश्न थोड़े कठिन थे, लेकिन शेष विषयों के प्रश्न ठीक थे। पेपर मस्त था, मैथ्स थोड़ा हार्ड था, बाकी सब मस्त था। मतलब अच्छे क्वेश्चंस थे, जिस तरह मतलब इसमें बेसिक क्वेश्चंस थे मेरे। आज हिंदी, मैथ, इंग्लिश सब मिला के हुआ था पेपर। छात्रवी में पढ़ती हूँ और आई थी नवोदय का एग्जाम देने। जितना मैंने एक्सेप्ट किया था उससे अच्छा एग्जाम हुआ है मेरा। क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं थे, सही क्वेश्चन आए थे सब, और मैंने लगभग सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। पेपर अच्छा था, मतलब अपने हिसाब से पूरा किए हैं, अब देखिए निकलेगा कि नहीं। मैथ के क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ पांडे गुट ने शैक्षिक गोष्ठी और अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतराज यादव बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। संघ के जगदीश पांडे ठकुराई ने कहा कि पहले शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते थे, लेकिन अब नई शिक्षा नीति में AI आधारित शिक्षा दी जा रही है। करके दिया था कौरव और पांडव को विद्यार्थी बना करके, तो कुर्सी के लिए संघर्ष की, वर्ग संघर्ष का। आज आवश्यकता सामाजिक समरसता की है, आज आवश्यकता वर्ग संघर्ष की नहीं है। आज दो व्यवस्थाओं में शिक्षा चल रही है। एक संजीवन व्यवस्था के आप सब शिक्षक हैं, वाहक हैं, ध्वजवाहक हैं, जो सीमित साधनों में रह करके शासन के सारे निर्देशों उपक्रमों का पालन करते हैं। पुरवई कला केंद्र द्वारा आगामी 29 और 30 मार्च को 2 दिवसीय पुरवई लोकोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस बात की जानकारी संस्था की अध्यक्ष ममता केतन ने कलाकारों के साथ आयोजित बैठक में दी है। 29-30 मार्च को पुरवई कला गोरखपुर की तरफ से पुरवई लोकोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन एक प्रयास है लोक कला की समस्त विधाओं को एक साथ लाने का, एक मंच पे लाने का। जैसे लोक चित्रों, लोक संगीत, लोक वाद्य, लोक नृत्य, लोक विमर्श, लोक वाद्य, इन सारी चीज़ों को हम लोग चाहते हैं कि एक जगह लाएं और एक मंच से उसका आनंद लिया जा सके। महानगर में विगत 7 दिनों से चल रहा टेराकोटा आभूषण कलाकारी प्रशिक्षण कार्यशाला का आज समापन हो गया। कार्यशाला में 82 बच्चों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले सभी बच्चों को प्रमाण पत्र और विविध स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को मेमेंटो देकर महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने सम्मानित किया। कार्यक्रम के संबंध में उप निदेशक बौद्ध संग्रहालय डॉक्टर यशवंत सिंह राठौड़ ने बच्चों को आशीर्वचन देते हुए कहा कि जिन बच्चों ने प्रतिभाग किया है वे निश्चित ही एक अच्छे टेराकोटा कलाकार के रूप में अपना स्थान बनाएंगे। नमस्कार। राजकीय बौद्ध संग्रहालय द्वारा आज एक 7 दिवसीय कार्यशाला आयोजित यहाँ की गई थी। अतरंगी टेराकोटा आभूषण कला, इस कलाकारी के माध्यम से बच्चों को और महिलाओं को हमने जो टेराकोटा के आभूषण बनते हैं, जो ट्रेडिशन है, आज जो मेट्रो सिटीज़ में बहुत पॉपुलर है, उसमें प्रशिक्षण दिया और बहुत अच्छा प्रतिभाग हुआ है। उसकी एक एग्जीबिशन हमने यहाँ लगाई है जिसका आज शुभारंभ होगा। और साथ ही इसमें से जो 5 उत्कृष्ट, पहले सोचे थे कि 5 लोगों को सम्मानित करेंगे, लेकिन जब कल ज्यूरी ने चयन किया तो 7 लोगों का चयन किया है। 7 लोगों को हम यहाँ सम्मानित भी करेंगे। और ऐसे बच्चे जिन्होंने पूरे 7 दिन के दौरान कम से कम 4 दिन उपस्थिति दर्ज की है, उनको सभी को प्रमाण पत्र हम यहाँ देंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा है कि वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया है। इसके नियमित विभाग द्वारा विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को टीबी मुक्त करने का महाअभियान चलाया है। ये 2025 का उन्होंने संकल्प लिया है, जबकि WHO ने 2030 में विश्व को टीबी मुक्त करने का अभियान। टीबी मुक्त करने का अभियान ये है
इसका उद्देश्य ये है कि हमें मार्टेलिटी जो है, मृत्यु दर जो है वो 90% में कमी लानी है और इसकी संक्रामक दर में, मार्बिडिटी में जो है हमें 80% की कमी लाना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। अभी हाल ही के दिनों में 100 डेज टीबी अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत जनपद के 15 जनपदों का चयन किया गया। जिन जनपदों में टीबी के केस ज़्यादा निकल रहे थे और जांच दर कम थी, उन्हीं को चिन्हित किया गया था। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब इसकी समीक्षा की तो इन्होंने 28 दिसंबर से इसको पूरे प्रदेश में लॉन्च कर दिया। इसमें यह किया गया कि पहले सर्वप्रथम जो है, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है यानी जोखिम युक्त पॉपुलेशन है, इसका चिन्हांकन किया गया। इसमें हमारी जो है 7 तरीके के लोग हुए। ऐसे लोग जिनकी 60 साल से अधिक की उम्र है, जो टीबी के पहले रोगी रह चुके हैं या जिनके परिवार में टीबी के मरीज हैं, डायबिटीज़ के मरीज, कैंसर के मरीज, और इसके अलावा जो है तंबाकू और इसके अल्कोहल का प्रयोग करने वाले लोग और कुपोषण के शिकार लोगों में टीबी होने की प्रबल संभावना होती है। समाज कल्याण निदेशालय की ओर से निर्गत किए जाने वाली छात्रवृत्ति में संशोधित आय प्रमाण पत्र संलग्न करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी है। जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। छात्रवृत्ति में छात्रों को ने जो छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया हुआ है, उसमें संशोधन के लिए 5 फरवरी से 10 फरवरी तक का अवसर, जो कि पूर्व निर्धारित समय सारणी से उन लोगों को दिया जाना था, वो खुल गया है। बच्चों ने जो आवेदन करते समय जो त्रुटियां की थी, उन्हें ये संशोधित कर सकते हैं। और साथ ही यह भी अवगत कराना था, बहुत से बच्चों ने अपने नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र के आधार पर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था। अब जबकि शासनादेश में व्यवस्था यह है कि अभिभावक के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र मान्य होंगे। तो सभी छात्रों से अपील है कि उन्होंने जिन्होंने अपने नाम से आवेदन किया हुआ था, वो आय प्रमाण पत्र लगाया हुआ था, उसके स्थान पे अभिभावक के नाम से जारी जो आय प्रमाण पत्र है उसको वो वहाँ पे फीड कर दें और उसके बाद उसकी हार्ड कॉपी अपने शिक्षण संस्थान को उपलब्ध करा दें, ताकि हम उन्हें छात्रवृत्ति दें। देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।